हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि चैप्टर उतना बड़ा नहीं है और क्वेश्चन आसान से ही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को जो पीडीएफ है यहीं पे मिल जाएगी, भेज दी जाएगी। भाई साहब, टेलीग्राम चैनल का नाम सुनील जांगड़ा सर। अगर लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर की बुक पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर की बुक कौन सी यूज़ करें। तो भाई मेरी बुक मैंने आप लोगों को बताई हुई है, माई बुक। ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को कहाँ मिलेगा? लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई साहब। ठीक है, बिना किसी देरी के। ओके, तो वहां से आप उस बुक को खरीद सकते हैं। क्वेश्चन लगाइए, मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए और एक अच्छा कॉलेज पा लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है भाई साहब, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो प्रीवियस ईयर भी जो है बार बार वही रिपीट हो रहे होते हैं। तो देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मतलब एक बार मैग्नेट है, उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है जो दी हुई है m। ठीक है, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। मतलब ये बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे b। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो आप लोगों को क्या दिया हुआ? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, ठीक है, उसकी क्या है? उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट वो बी के साथ पैरेलल है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये एस है तो ये एन है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? एस से एन होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो ये एम की डायरेक्शन आप लोगों को मिल गई। चलो जी, अभी तक सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। सबसे पहले ये बोल रहा है कि टॉर्क बताओ क्या होगी। मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि बताओ टॉर्क का क्या रहने वाला है। भाई टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा यहाँ पे कितना है भाई साहब इनके बीच में? ध्यान से देखो, एम भी उसी साइड जा रहा है, बी भी उसी साइड जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल इज 0 एंड साइन 0 इज 0। तो टाउ की वैल्यू मतलब टॉर्क की वैल्यू आ गई है 0। ठीक है, दूसरा इसने क्या पूछा है? फोर्स पूछा है, एक्टिंग ऑन इट रिस्पेक्टिवली। मतलब फोर्स बताओ। देखो यार, जो बार मैग्नेट आप लोगों के पास क्या है? जो बार मैग्नेट है जस्ट लाइक दिस। बार मैग्नेट में क्या होता है कि एक पोल को हम नॉर्थ बोल रहे होते हैं, एक को साउथ। इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है अपनी एक, और इसकी एक अपनी पोल स्ट्रेंथ होती है। तो जो ये पोल्स होते हैं भाई साहब, जो ये पोल्स होते हैं, जो ये वाला पोल होगा ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को फील करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को फील करता है, और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में फील करता है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो इधर की फोर्स इधर की फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होने वाली है। इसकी डायरेक्शन उधर है, इसकी इधर है, तो इसका मतलब नेट फोर्स जो होगी वो भी क्या होगी? यहाँ पे 0 होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 0 0 मतलब ये होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है भाई साहब वो करेक्ट है? ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अरे भाई वो तो क्लोज लूप बनाती है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। भाई नॉर्थ से शुरू होके साउथ में जाती हैं, बट वो आउटसाइड की बात कर रहा है। इनर कैसे चलती हैं? साउथ से नॉर्थ चलती हैं, तो ये भी गलत हुई। ठीक है, आगे उसने सी बोला, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, कि भाई अगर आप लोग क्या करते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है, तो ये सही है। तो आंसर क्या होने वाला है भाई साहब? आंसर होने वाला है सी। ठीक है, अच्छा लास्ट ऑप्शन भी एक बार चेक कर लो, क्या वो सही है या गलत ही है? गलत ही होगा वैसे तो। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बोल रहा है कि कर सकती हैं। क्यों कर सकती है भाई? नहीं कर सकती ना, तो ये भी गलत है, नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है बेटा ये, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या बोला गया है, द पोल ऑफ ए बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। सही बात है यार, कि किसी बार मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यार मोनोपोल जो वो एग्जिस्ट नहीं होते। सिंपल है। चलो रीजन की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। यहां पे आ जाओ, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे असर्शन ठीक है, रीजन सही है, अब फिटिंग देखनी है कि कौन सी बैठ रही है। देखो यार, जो यहां पे बात बोली गई है, द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको अलग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता। तो रीजन में भी यही बात बोली गई, तो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। तो आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी नहीं, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। एंड रीजन जो है वही तो एक्सप्लेन कर रहा है भाई किसको? असर्शन को। वही तो एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। सो आंसर इज कितना आएगा? ए आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है इसके अंदर। ध्यान से देख रहे हैं। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, जो गिवन है उन चीजों को लिख लो यार। सबसे पहले जो गिवन है पहले उनको लिख लो। गिवन है मैग्नेटिक मूवमेंट जो कितना दे रखा है, 6 जूल टेस्ला इनवर्स। ठीक है, इज अलाइंड एट 60 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 0.44 टेस्ला, और एम और बी के बीच का एंगल भी बता दिया जिसको हम बोल रहे हैं 60 डिग्री। कितना बोल रहे हैं भाई? 60 डिग्री बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आपको बताना क्या है? आपको बताना है वर्क डन, द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सिंपल है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, और अगर जिसने वन शॉट देखे हैं तो उनको पता ही होगा भाई कि फॉर्मूला क्या है। अगर आप लोग फर्स्ट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन आप कैसे लिखोगे? वर्क डन होगा एम बी, यहाँ पे आप लिखोगे कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल, आप लोग लिखने वाले हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग यूज करना, याद रख लेना। कई जगह तो मैं यहाँ पे माइनस दिख रहा होगा तो वहां पे यहाँ पे फाइनल होता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे फाइनल होगा, वो अंदर माइनस मल्टीप्लाई करके यही आएगा आंसर। ठीक है, चलो तो भाई क्या क्या चीजें गिवन है? सारी चीजें गिवन है, देख लेते हैं। तो W की वैल्यू कितनी आ रही है? M की वैल्यू कितनी है? 6। B की वैल्यू कितनी है भाई? 0.44। कोस थीटा इनिशियली कितना है? देखो यार ध्यान से देखना, उन्होंने बोला है ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 6 JT इनवर्स, मतलब जूल टेस्ला इनवर्स, इज अलाइंड एट 60 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये इनिशियल पोजीशन दे दी है, मतलब यहाँ पे cos 60 आप लोग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? cos 60 आप लोग लिख सकते हो। अब उसने बोला कि द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि आप उसको क्या करो? नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड कर दो। मतलब जैसे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, अब आप उस मैग्नेट को इस तरीके से अलाइन करो कि उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इसके बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, इसके बिल्कुल क्या हो रही है? नॉर्मल हो रही है। मतलब फाइनली 90 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा cos 90। क्या आ जाएगा? cos 90 आ जाएगा। ठीक है, तो W इसको मल्टीप्लाई करो, चलो कैलकुलेटर बाद में उठाएंगे। 6 इंटू 0.44 हो गया, ये तो वही है। cos 60 कितना होगा? 0, 30, 45 और यहाँ पे 60, तो उल्टा चलेंगे तो 1/2 आ गया। cos 90 इज 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 2 को यहाँ पे भाई इस 6 को कट कर देगा, तो ये W इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 इंटू 0.44, कितना आने वाला है? 0.44। मतलब आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि ये बन गया आप लोगों के पास W इज कितना, यहाँ पे आएगा 2, 3 और नीचे मतलब ये 0.44 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। मतलब अब इसको ऐसे लिख दो, जस्ट अ मिनट, 1.32 लिख दो आप इसको। ठीक है, वर्क डन, तो वर्क वही जूल में हो। ठीक है, किस में होने वाला है? जूल में होने वाला है। क्लियर है? कैलकुलेशन है सिंपल और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला है? वर्क डन ही निकालना है, बट अब क्या करना है? उसको अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड लेके जाना है। अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहां से क्या है? स्टार्टिंग तो cos 60 ही है, अब फाइनल जो होगा वो 180 हो जाएगा। कितना होगा? 180 हो जाएगा। ठीक है,
चलो यार, तो अभी हम ए का फर्स्ट पार्ट था ये, ए का फर्स्ट पार्ट था ये, अब ए का ही सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ए का ही हम सेकंड पार्ट करते हैं, ए का सेकंड पार्ट। उसमें क्या दिया हुआ देखो, थीटा इनिशियल तो वही है यार 60 डिग्री है, थीटा फाइनल कितना दे दिया, अब आपको 180 पे जाना है। अपोजिट बोल रहा है ना कि भाई बी एक साइड हो जाए, एम एक साइड हो जाए ऐसे, तो इसका मतलब आपको फाइनल रखना है 180। चलो तो यहाँ पे पुट करेंगे, सारी चीजें वही हैं बाकी। डब्ल्यू एम की वैल्यू कितनी है 6, एम की वैल्यू 6, बी की वैल्यू इज 0.44 इंटू में कोस 60 और माइनस कोस 180, माइनस कोस 180। अब कोस 180 इज -1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा W 6 इंटू 0.44। ठीक है, और ये आ गया 1/2, ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि cos 180 इज -1, तो यहाँ पे आ गया दिस। तो ये अगर आप इसको एलसीएम लेके लिखोगे तो ये बन जाएगा 3/2। कितना बन जाएगा ये, 3/2 बनने वाला है। ठीक है, 3/2 बनने वाला है। ओके, अभी देखो ध्यान से, इसने इसको कट किया, ये क्या आ गया भाई 2 आ गया। ठीक है, नहीं 2 से कट हो रहा है तो 3 ही आएगा ना, 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 और 4 0.44 की मल्टीप्लाई हमने करी थी तो ये मिला था, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करके तो हमें यही मिलेगा। अगर मैं 3 इंटू 0.44 कर रहा हूं तो मुझे 1.32 मिलेगा मिलेगा, और साथ में है 3, तो ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आप लोगों के पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं था, देखो बी की एम की वैल्यू 6 थी, बी की वैल्यू दी हुई थी, इनिशियल कितना था 60, ये कितना है भाई 180, cos 60 कितना होता है 0, 30, 45, 60, उधर जाएंगे तो 1/2। ठीक है, 1/2 cos 180 इज -1, तो इनका एलसीएम लेंगे। अरे भाई 1 + 1 ऐसे था ना, 1/2 + 1, तो ये कितना बनेगा 1 + 2/2, तो ये 3/2 बना या नहीं बना। ठीक है, तो ये है, तो ये हो चुका है आप लोगों के पास ए का सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं यार बी पार्ट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर आते हैं, बी पार्ट के ऊपर आते हैं, जो उसने बोला है। अब बी पार्ट में बोल रहा है फाइंड क्या करनी है, टॉर्क, द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन इन केस सेकंड। अब केस सेकंड में वो फाइनल ओरिएंटेशन क्या था, मतलब वहां पे जो थीटा था फाइनल वाला वो कितना था 180 था। यस और नो, तुम्हें टॉर्क का फॉर्मूला आता होगा, तुम्हें टॉर्क का फॉर्मूला आता होगा, कितना होता है भाई टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क होता है m×b, यही होता है टॉर्क, होता है m×b। इसको ओपन करो तो कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा। अब फाइनल थीटा तुम्हें दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आप लोगों के पास 0। टॉर्क की वैल्यू कितने आने वाली है, 0 आने वाली है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो गई इतनी चीजें, यस और नो। चलो जी, कमेंट सेक्शन में बता देना, सारे कमेंट्स मैं देखता हूं भाई। ठीक है, चलो जी अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, 2018 में। चलो यार, तो मेरे ख्याल से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है भाई। ए बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे भी दिया हुआ भाई मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोगों को दी हुई है, तो जो चीजें गिवन है सबसे पहले वो लिख ली। मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है, कितनी है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। रेस्ट्स विद इट्स सेंटर ऑन ए फ्रिक्शनलेस पाइवट, a force F is applied at right angle to the axis of the magnet 10 centimeter from the pivot। ठीक है, चलो यार, अब ध्यान से देखना कि मान लो आप लोगों के पास आपने इसको ऐसे लगा दिया, मतलब बार मैग्नेट को कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये रहा आप लोगों के पास बार मैग्नेट। ठीक है, ये रहा आप लोगों के पास बार मैग्नेट, मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है। ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मान लेते हैं हम। अब उन्होंने बोला क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स F जो है अप्लाई कर रहे हैं एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। मान लो ये मैग्नेट का एक्सिस है, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, इस पे हम लगा रहे हैं कौन सी फोर्स, इस पे हम लगा रहे हैं F फोर्स, और वो
90 पे है, राइट एंगल बोला है तो 90 है इस एक्सिस के साथ, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये फोर्स कैसी है, 90 डिग्री पे लग रही है, ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, ये जो चीज है पाइवट जो है भाई इसके सेंटर में है, और ये बोल रहा है कि कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है फ्रॉम द पाइवट, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। ओके चलो जी, अब क्या होगा, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 0.25 टेस्ला, टेस्ला इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द मैग्नेट इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो फील्ड है और यहां पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फील्ड इसलिए रिक्वायर्ड हो रहा है कि भाई ये ना इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ना इधर ना उधर, ठीक है, ये एक जगह रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। और आगे बताया कि ये कितना एंगल बना रहा है, इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द मैग्नेट इन इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड। मतलब यहाँ पे थीटा भी बता दिया तुम्हें कितना है, 30 डिग्री है विद द फील्ड, ठीक है। एक मिनट रुको, ध्यान से देखना, दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू दी है, इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द मैग्नेट इन इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड। मतलब यहां पे आप ये बोल सकते हो कि ये जो मैग्नेट है थोड़ा टेढ़ा करके रखा है, और बी और इसके बीच में जो है वो एंगल कितने, थीटा का एंगल, थीटा एंगल, और थीटा की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 30 डिग्री इसने दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई साहब, 30 डिग्री इसने दे रखी है, ठीक है। चलो जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। देखो यार यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट रखा हुआ है और वो किसी ना किसी एंगल पे है, ठीक है, वो किसी ना किसी एंगल पे है, तो यहां पे इसका मतलब टॉर्क लगेगी, हाँ जी टॉर्क लगेगी। तो टॉर्क क्या करती है, जो टॉर्क लगती है भाई मैग्नेट के ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे आपने एक डाइपोल रखा हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट रखा हुआ है, उसके ऊपर टॉर्क लग रही है, टॉर्क लग रही है तो वो भाई उसको क्या करेगी, अपनी पोजीशन से भगाएगी, अलाइन करने की कोशिश करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। तो मतलब इस टॉर्क को मैं एक नाम दे देता हूं, जिसको मैंने बोल दिया डीफॉर्मिंग टॉर्क। क्या बोल दिया मैंने इसको, डीफॉर्मिंग टॉर्क बोल दिया, ठीक है। चलो जी, तो डीफॉर्मिंग टॉर्क मैंने इसको बोल दिया है, डीफॉर्मिंग टॉर्क इसको मैंने बोल दिया है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जितनी यहां पे डीफॉर्मिंग टॉर्क है, क्या उसके बराबर यहां पे रीफॉर्मिंग टॉर्क होगी, रीफॉर्मिंग टॉर्क होगी या नहीं होगी, यस और नो बताओ यार, रीफॉर्मिंग टॉर्क होगी या नहीं होगी, जल्दी से एक बार बताओ, होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि यहां पे एक फोर्स लगाई जा रही है जो एक्सटर्नल एफ है, और उसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी। मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेट के ऊपर कौन टॉर्क लगा रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा रहा है, मैग्नेट के ऊपर कौन टॉर्क लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा रहा है, एक फोर्स भी लगाई जा रही है, तो वो क्या कर रही है इन दोनों को ना, फोर्स और जो टॉर्क है, मतलब फोर्स की वजह से एक टॉर्क बन रही है वो, प्लस ये वाली जो टॉर्क है ये इसको बैलेंस रख रही है, क्योंकि इसने इक्विलिब्रियम बोला है, क्या बोला है, इक्विलिब्रियम। तो भाई डीफॉर्मिंग टॉर्क को कैसे लिखते हैं, डीफॉर्मिंग टॉर्क को लिखते हैं एम बी साइन थीटा से, यस और नो। और रीफॉर्मिंग टॉर्क को कैसे लिखते हैं, अगर तुमने क्लास 11th अच्छे से पढ़ी है तो भाई आप इसको आर एफ साइन थीटा से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि थीटा से थीटा कट कर दो बात खत्म होगी, थीटा से थीटा कट कर दो बात खत्म हो जाएगी, ओके। अब ध्यान से देखना कि भाई स्टार्टिंग में एम बी, एम दे रखा कितना है, एम कितना है भाई 3, एम की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू है आप लोगों के पास 0.25, ठीक है 0.25, और एम एंड बी के बीच में एंगल उसने 30 बता रखा है, कितना बता रखा है 30, तो साइन 30 यहां पे हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, साइन 30 हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है ओके। अच्छा इसने बोला क्या, क्या निकालना भाई, वैल्यू ऑफ एफ निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एफ निकालना, तो एफ तो ऐसे ही आएगा ना, एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रही है तो भाई टॉर्क होगी ना, ठीक है। चलो तो आर कितना है, कितने डिस्टेंस पे लग रही थी भाई 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 को मैं 10/100 लिख दूं, क्यों लिख दिया, मीटर बनाने के लिए। साथ में क्या है एफ, जिसको फाइंड आउट करना है, और आर एंड एफ के बीच में कितना एंगल है भाई साहब, आर एंड एफ के बीच में कितना एंगल है 90, तो साइन 90 हो गया 1, ठीक है, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया। चलो जी, तो अब यहां पे देखो 3
लिख सकते हैं हम 3, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, ये हो जाएगा साइन 30, 0 30। अब सीधा चलेंगे तो 1/2 हो गया, ठीक है, इसको कट कर दो और ये 10 इधर आ गया, इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, यही आने वाला है। और तो कुछ है ही नहीं है इसमें, इतना ही 3 हो गया आप लोगों के पास, ये था 0.25 था, बस बाकी तो ठीक है। अब हम इसको भी कट कर देते हैं, ये हो गया इस पे 5 पे कट, तो ये 5 और 3 15, इंटू में 0.25 करेंगे और ये आ जाएगी एफ की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी? एफ की वैल्यू। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, रुको यार। तो 15 इंटू 0.25, दिस इज 3.75, कितना आ रहा है? 3.75 आ रहा है, ठीक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है भाई। मतलब आप लोगों को ये नहीं सोचना कि कैसे आ गया, अरे भाई सिंपल है। एक पाइवट पे क्या रखा है भाई? एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। अब बार मैग्नेट वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे है, तो वो क्या करेगा भाई? अपनी पोजीशन से वाइब्रेट होगा, बट उसको वाइब्रेट ना हो तो वहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है टॉर्क, उसको हमने डीफॉर्मिंग टॉर्क दिया, और जो बाहर से फोर्स लगाई उससे रिफॉर्मिंग फोर्स बन रही है, क्योंकि वो बैलेंस कर रही है, कि बैलेंस करके रख रही है, ठीक है। चलो, तो ये आ गई फोर्स। अच्छा, ये आप लोग खुद बताओगे, बहुत सिंपल है। हाउ विल द इक्विलिब्रियम बी अफेक्टेड इफ एफ इज विथड्रॉन? ठीक है, अगर मैं एफ को हटा लूं तो जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा? ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, ठीक है। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छठा क्वेश्चन। स्टेट गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। देखो यार, गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में आप लोगों को सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना होता है, जो कि क्या होगा? क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डेल्टा एस आप लोगों को रखना है, और वो किसके बराबर? 0 के बराबर। ये क्या बात हमें बता रहा है? ये बता रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्या बता रहा है? नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड थ्रू, या मैग्नेटिक फील्ड मत बोलो आप, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मत बोलो आप, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0, इज 0, ठीक है। ये है भाई साहब क्या? आपका गोज लॉ। इससे क्या है? इसका मतलब है, सिग्निफिकेंस पूछा ना, सिग्निफिकेंस पूछा है, इसका बोला कि एक्सप्लेन करो। सबसे पहले तो मैं गोज लॉ बता दिया, ये होता है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, अच्छा क्लोज सरफेस तो लिखा ही नहीं, क्लोज सरफेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0, ठीक है, इज 0। इसका मतलब क्या है वो यहां पे बताएंगे सिग्निफिकेंस। इसका मतलब है कि मान लो कोई आपने क्लोज सरफेस लिया, तो उसमें क्या कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, ठीक है। अब ये बोल सकते हो कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइन बाहर आ रही हैं, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो मोनोपोल होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि देखो यार, यहां पे फील्ड लाइंस अगर अंदर जा रही है तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि साउथ पोल में जा रही है, फील्ड लाइंस बाहर आ रही है तो बोल सकते हो कि नॉर्थ पोल में जा रही है, ये बोल सकते हो ना, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्थ और साउथ अंदर ही है, तो वो सिंगल नहीं बन सकते, कभी भी सिंगल नहीं बन सकते। क्लियर है? चलो, छठा क्वेश्चन हुआ, 1 नंबर में ही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ द फ्री स्पेस? अरे भाई 2023 में क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल है। देखो यार ध्यान से, इसने बोला है कि परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस किसकी होती है भाई? किसकी होती है? डायामैग्नेटिक की। तो वो कौन है? डायामैग्नेटिक की कौन है? कॉपर होगा या नहीं होगा? यस और नो? क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे बाकी तो सब पैरा फेरो हैं, तो डाया के लिए होगी और डाया के लिए आएगा कॉपर, ठीक है। एनसीईआरटी चेक कर लेना, यही आंसर है, कॉपर आएगा। नेक्स्ट, ये 2023 में आया, आपको सिर्फ थ्योरी आनी चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए सब, ठीक है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? राइट वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखो भाई साहब, तो बड़ी आसान है, लिख लो भाई। क्या है? द पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट्स फील्ड लाइंस वीकली, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना भाई। स्ट्रांगली नहीं आएगा, स्ट्रांगली किस में आएगा? फेरो के अंदर आता। पैरा की बात करिए तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट फील्ड लाइंस वीकली एंड दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल सा। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन भी कब आया था? 19 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1? बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1। ओके, तो फिर डायामैग्नेटिक एक ऐसा होता है जिसकी आप मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोल सकते हो कि कहां के बीच में होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। तो कौन है यहाँ पे डाया? देखो, क्योंकि क्या होगा, आप लोगों के पास अगर पैरा है तो वो स्लाइटली मतलब स्लाइटली ग्रेटर होगी किससे? 1 से। और जो आप लोगों का फेरो होता है उसमें बहुत ज्यादा होती है, तो कम किसकी होती है? डाया की। तो डाया कौन सा भाई इसमें? एल्यूमिनियम तो फेरो है, पैरा है, ठीक है, और एल्निको ये क्या है भाई? आयरन एलॉय है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सोडियम नहीं, वाटर ही आएगा। क्या आएगा? वाटर आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है? वाटर आने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1? वो है भाई साहब कौन? वो है आप लोगों के पास वाटर। क्या है? वाटर है आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए जी, पानी। ये भी रिसेंट में ही आया क्वेश्चन, 2023 के अंदर, 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, above Curie temperature a dash ferromagnetic material become dia? No, ferromagnetic material become para, yes। तो बी आंसर होगा भाई साहब। above Curie temperature क्या होता है? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन जाता है? पैरा बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरा बन जाता है। क्लियर हुआ? चलो, 2020 में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, the magnetic susceptibility of a magnesium at 300 Kelvin is 1.2 into 10 raised to power 5। ओके, मैग्नीशियम बोला जा रहा है तो पैरा की बात कर रहा है। ओके, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहा है और उसमें टेम्परेचर और साथ में ससेप्टिबिलिटी दे दी। तो इसका मतलब पैरा के केस में यार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और जो टेम्परेचर होता है उसके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है जी। तो अभी ये पहली कंडीशन बोल रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन बोल रहा है कि कितनी ससेप्टिबिलिटी है भाई? 1.2 है, इनटू में 10 रेज़ टू पावर 5 और यहाँ पे आ गया टेम्परेचर इज 300 केल्विन, ठीक है, ये इसने दिया हुआ है पहली कंडीशन। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बिकम? कि भाई कितने टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी कितनी हो जाए? 1.44 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 5, कितने टेम्परेचर पे? तो उसको निकाल लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो क्या करो, इस पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, पहली और दूसरी को डिवाइड कर दो। तो पहली और दूसरी को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 1.2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 5, यहाँ जाएगा एक तरीके से 1/300 केल्विन है ना, ये छोड़ो अभी के लिए, 300 केल्विन। और यहाँ पे दूसरी को डिवाइड कर रहे हो तो 1.44 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 5 और जो ये टी है वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। हाँ, तो 10 रेज़ टू पावर 5 10 रेज़ टू पावर 5 कट हो चुका है, ठीक है जी। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ये हो गया आप लोगों के पास 12144, जो 0.44 है उसके लिए 100 ऊपर लगा देता हूं, जो ये 1.2 है उसके लिए 10 नीचे लगा देता हूं। इसको ऐसे लिख दूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ गया टी और ये आ गया बाय 300, ठीक है। तो भाई इसको इससे कट कर दो, कट कर दिया। अब 12 ने इस 144 को भी कट कर दिया भाई साहब, तो 10/12 और यहां पे आ गया टी बाय में 300। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 इंटू में 10 है, नीचे क्या है? 12 है, ठीक है। तो ये बनेगा 12 से कट, 12 इस पे कट कर दो, 5 बना दो इसको, हाँ
25 हो जाएगा ना, ये कट हो जाएगा, तो ये कितना बना 250 बना आप लोगों के पास, 250 केल्विन आ गया भाई साहब। कितना आ गया 250 केल्विन। सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए था कि मैग्नीशियम है तो भाई कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, पैरा है तो ये वाला फॉर्मूला आप आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर है, सिंपल है। चलो जी नेक्स्ट, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए गिवन मटेरियल इज नेगेटिव। ध्यान से देखना, यहाँ पे नेगेटिव दी हुई है 0.5, -0.5 दी हुई है। आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल। अरे भाई नेगेटिव किसके लिए होती है, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होती है, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होती है। किसके लिए होती है, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होती है। तो बस सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें, आप लोगों को सिर्फ यार ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, डू द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई डाया के पास नहीं होती ना, ठीक है, डाया के पास नहीं होती, तो आप आंसर कर सकते हो नो, ठीक है। मतलब डाया क्या है भाई, जिसमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर्ड होते हैं, तो वे एक दूसरे की जो मूवमेंट होती हैं वो कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए रिजल्टेंट जो आती है वो क्या आती है, जीरो ही होती है, मतलब नहीं होती उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन कब आया था, 19 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, राइट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पैरा, डाया एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल गिविंग वन एग्जांपल फॉर ईच। भाई आप लोगों को सिर्फ क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, तो तीनों की प्रॉपर्टी एक बार याद होनी चाहिए। पैरा के लिए बताओगे, किसके लिए बताओगे, पैरा के लिए। तो पैरा में क्या होते हैं भाई, वो अट्रैक्टेड तो होते हैं बट फीबली होते हैं। क्या होते हैं, फीबली अट्रैक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद डाया में क्या होता है भाई, ये रिपेल करते हैं, तो आप बोल सकते हो फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। एग्जाम्पल देख लेना एक बार। फेरो में स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, ठीक है। 3 डिफरेंस पूछे हैं तो दूसरे की बात करते हैं। देखो यार, इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो स्लाइटली ग्रेटर देन होती है यूनिटी, बट इसकी होती है कम, डाया की होती है कम, स्लाइटली लेसर देन यूनिटी। अभी पढ़ के आए थे ना, 0-1 के बीच में होती है, और इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो मच ग्रेटर देन यूनिटी आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी कैसे होती है भाई, देखो डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा है जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव और स्मॉल होगी, लेकिन इन दोनों की पॉजिटिव होती है, बट पैरा की पॉजिटिव के साथ स्मॉल है और फेरो की पॉजिटिव के साथ लार्ज है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जो आप लोगों को याद कर लेने हैं, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज दिस। मतलब आप लोगों को ससेप्टिबिलिटी दे रखी है 0.9853, ये दे रखी है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहली बात, अभी हम ससेप्टिबिलिटी की बात करके आए हैं, ये रहा भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरा की स्मॉल और पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होती है और इसकी पॉजिटिव और लार्ज होती है। तो भाई पॉजिटिव है वो वैल्यू बट लार्ज नहीं है, और नेगेटिव तो है नहीं है, तो इसका मतलब यही है। तो मटेरियल कौन सा हुआ, पैरा हुआ। कौन सा हुआ, पैरा हुआ, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। कौन सा मटेरियल आप लोग बोल सकते हो, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हो। क्लियर, चल अब उसने क्या बोला, ड्रॉ द मॉडिफिकेशन ऑफ द फील्ड पैटर्न ऑन कीपिंग ए पीस ऑफ दिस मटेरियल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पीस को जो आपने आइडेंटिफाई किया जिसको पैरा बोला गया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो फील्ड लाइंस में क्या फर्क आता है, तो भाई अभी हम पढ़ के ही तो आए हैं, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फीबली अट्रैक्टेड होती है, मतलब सारी स्ट्रांगली नहीं होती, फीबली होती है। तो आप कुछ ऐसा बना सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा आप लोग बना सकते हो, ऐसे, ठीक है, ओके, कुछ ऐसा अंदर से निकल रही होंगी। क्लियर है, चलो तो भाई ये 15 क्वेश्चन पिछले 5 साल के जो सीबीएसई के क्वेश्चन उनको कवर करते हैं। तो आप लोगों के पास अगर टाइम है तो भाई साहब सारे क्वेश्चन जो है आप लोग कर लीजिएगा। और आई होप ये सेशन, ये वीडियो और ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी इशू, कोई भी परेशानी आ रही है फिजिक्स के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।
आप लोगों के सारे कमेंट्स देखे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग फिर वीडियोस भी बनाई जाती हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।